हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA सेकंड सेमेस्टर की इतिहास से इतिहास लेखन, अवधारणा, तकनीक एवं उपकरण। इसकी हम आज थर्ड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है तीसरा यूनिट, जिसमें हम भारत के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे, इतिहास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें चक्रीय, ऐतिहासिक, भौतिकवाद, समाजशास्त्रीय, तुलनात्मक, रचना संबंधी, वैश्विक व्यवस्था, इकोलॉजिकल एवं इतिहास के परा आधुनिकवादी आलोचक हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास के चक्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इतिहास के चक्रीय, तुलनात्मक और संरचनात्मक एवं आधुनिकोत्तर सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। काल एवं परिस्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इतिहास की अवधारणा में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में इतिहास आतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने का एक साधन था। मध्य युग में धार्मिक भावनाओं ने इसे विशेष प्रभावित किया है। इस युग में दो परस्पर विरोधी इतिहास अवधारणाओं को विकसित होने का अवसर मिला। बुद्धिवादी युग के इतिहासकारों ने तत्वों की प्रधानता को मान्यता दी। इस युग में मनुष्य ने इतिहास को विज्ञान स्वीकार करते हुए इसे और भी आधुनिक बना दिया है। 19वीं सदी में प्रकृति और मनुष्य के संबंध को घनिष्ठ बताकर इतिहास अवधारणा को मानववादी सिद्ध किया गया है। यही नहीं बल्कि अतीत अध्ययन को वर्तमान एवं भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया गया है। 20वीं सदी में इतिहास अवधारणा का लक्ष्य मुख्यतः मनुष्यों को जातीयता, धार्मिकता एवं राष्ट्रीयता के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व भारतत्ववाद एवं सार्वभौमिक आयामों में प्रवेश कराना था। विश्व की विभिन्न समस्याओं एवं संस्कृतियों के माध्यम से मानव समाज का एकीकरण इतिहासकारों का उद्देश्य बन गया। इस युग के इतिहासकारों ने संकुचित क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीयता का परित्याग कर विश्व भारतत्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इतिहास के प्रमुख सिद्धांतों में चक्रीय, तुलनात्मक, आधुनिकोत्तर सिद्धांत का विवेचन निम्न अनुसार है। पहला आता है इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मानव जीवन युग चक्र द्वारा प्रभावित होता है। मानवीय सुख दुख युग चक्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। परिवर्तित युग चक्र के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएं अवश्यंभावी हैं, इसका घटित होना निश्चित है। मानवीय प्रयास कुछ समय के लिए नियति को टाल सकता है, किंतु अंततः इसका होना निश्चित है। चक्रीय अथवा चक्रवादी का अभिप्राय है, चक्रवत घूमते हुए जहाँ से चले थे वहीं आना। यह बारंबारिता का प्राय भी समझा जा सकता है, जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, रात दिन, दिन रात आदि होते हैं। इसी के अनुसार कारण की व्याख्या का स्वरूप चक्रीय होता है। यही चक्रीय या चक्रवादी सिद्धांत है। भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास एक निरंतर चलायमान युग चक्र है। मानव जीवन, इसका सुख दुख इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म द्वारा युग चक्र की सृष्टि होती है। प्रत्येक चक्र 4 युगों में विभक्त होता है। पहला आता है कृत, त्रेता, द्वापर, और पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रथम युग कृत या फिर सत्य अर्थात सत है। यह मानव जीवन का स्वर्ण युग है। द्वितीय युग त्रेता में मानवीय गुण एवं सुखमय साधनों का अभाव होने लगता है। तृतीय युग द्वापर में मानवीय दुखों का प्रारंभ हो जाता है, इसे संघर्ष युग भी कहा जाता है। और अंतिम युग कलयुग होता है, इसे मानवीय दुख और निराशा पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। अंत में मानव जगत का सर्वनाश हो जाता है। अतः युग चक्र भी समाप्त होकर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यूनानी इतिहास अवधारणा के अनुसार भी इतिहास का स्वरूप युग चक्रवादी है, जिसका कारण 4 धातुओं के नाम पर रखा गया है। पहला आता है स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लोह युग। यूनानी रोमन इतिहास अवधारणा में यह हेसियद का युग
चक्र कहा जाता है या कहलाता है। इस अवधारणा पर आधारित है कि जिस प्रकार रात दिन ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में परिवर्तन की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न खाल्दून के अनुसार मानव जीवन का स्वरूप चक्रीय है। बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, मानव जीवन की ये 4 अवस्थाएं अटल हैं। इतिहास का तुलनात्मक सिद्धांत। प्रारंभ में इतिहास का अध्ययन सामान्य अध्ययन पद्धति के आधार पर किया जाता था, किंतु वर्तमान में तुलनात्मक और अन्वेषण की पद्धति को अपनाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। जहाँ तक इतिहास का संबंध है तो लगभग समान घटनाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरणतः विभिन्न देशों में संपन्न हुई क्रांतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन हेतु समस्याओं की एकरूपता आवश्यक होती है। उसी प्रकार विभिन्न देशों की शासन प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात स्पष्ट नीति नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार समान घटनाओं, समान कार्यों, समान प्रणालियों, समान स्थान एवं समान परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता स्थापित की जा सकती है। वर्तमान में तुलनात्मक सिद्धांत के आधार पर ही इतिहास लेखन का कार्य किया जा रहा है। स्पेंगलर ने विश्व संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करके इतिहास दर्शन में मानव एकता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार टवाइनवी के समान संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट आता है इतिहास का रचनात्मक सिद्धांत। रचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय अरब जगत के इब्न खाल्दून को प्राप्त है। इन्होंने इतिहास संबंधी अव्ययी व्याख्या की अवधारणा की पुष्टि की है। इन्होंने अव्ययी व्याख्या के माध्यम से राजवंश और राज्यों के उत्थान पतन का विस्तृत विश्लेषण किया है। बिजेरी के अनुसार अव्ययी व्याख्या करने वाले इब्न खाल्दून अरब इतिहास जगत के प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार थे। इब्न खाल्दून के अनुसार इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, क्रांति एवं विद्रोहों के परिणाम स्वरूप राज्यों के उत्थान एवं पतन का वृत्तांत है। अव्ययी व्याख्या अटल नियतिवाद की अवधारणा की पुष्टि करती है। इसके अनुसार मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था नियति के अनुसार अटल हैं। वृद्धावस्था में मानवीय प्रयासों के द्वारा कुछ समय के लिए मृत्यु को टाला जा सकता है, परंतु अंत में मृत्यु निश्चित है। इसी आधार पर इब्न खाल्दून ने राज्यों के उत्थान एवं पतन का विश्लेषण किया है। समाज एवं राज्य की अव्ययी व्याख्या तथा इतिहास की जीव वैज्ञानिक व्याख्या इब्न खाल्दून को स्पेंसर एवं स्पेंगलर के समक्ष ले आती है। इब्न खाल्दून द्वारा की गई राज्य एवं समाज की अव्ययी व्याख्या पूर्णतः तथ्यपरक एवं प्रमाणित है। संरचनात्मक आधार पर किसी भी राजवंश के जीवन काल को मानव जीवन के समान 4 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला आता है राजवंश की प्रथम अवस्था, दूसरा आता है राजवंश की द्वितीय अवस्था, फिर आता है राजवंश की तृतीय अवस्था और लास्ट में आता है राजवंश की चतुर्थ अवस्था। पहली अवस्था में राजवंश की प्रथम अवस्था, यद्यपि यह स्थापना की अवस्था होती है, किंतु इस काल में युद्ध एवं संघर्ष की प्रवृत्ति का निर्णायक भूमिका रहती है। उदाहरणतः मुगल साम्राज्य की स्थापना का काल जिसके लिए युद्ध का आश्रय लेना पड़ा था। फिर आता है राजवंश की द्वितीय अवस्था, शासन वर्ग विजित जातियों के आचार विचार एवं रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करता है। इस काल में राज्य सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार होता है, उदाहरणतः अकबर महान का शासनकाल। फिर आता है राजवंश का तृतीय अवस्था। इस काल में विशेष समस्याएं नहीं रह जाती, इसके कारण शासन वर्ग भोग विलास में लिप्त हो जाता है तथा धन का अपव्यय होता है। उदाहरण के लिए जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल। फिर आता है राजवंश का चतुर्थ अवस्था। इस काल में राज्य का विघटन एवं पतन हो जाता है, उदाहरण के लिए औरंगजेब का शासनकाल। इस प्रकार से इतिहास विभिन्न समाजों का जीवन विज्ञान है। स्पेंगलर ने भी इस सिद्धांत को समर्थन किया है। फिर आता है इतिहास का आधुनिकोत्तर सिद्धांत। इतिहास की अवधारणा का स्वरूप दीर्घकालिक
दीर्घकालीन प्रयास एवं सतत चिंतन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव समाज के कल्याण से संबद्ध हो गया है। आज इतिहासकारों द्वारा संपूर्ण मानव जाति का सर्वगीण चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सार्वभौमिक इतिहास के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। पहला आता है विज्ञान, दूसरा आता है सत्कर्म और तीसरा आता है मानववाद। आधुनिकोत्तर इतिहास का स्वरूप वैज्ञानिक हो गया है। वेल्स, टवाइनवी एवं स्पेंगलर आदि ने इसी सिद्धांत में इतिहास की रचना की है। वर्तमान में इतिहासकारों का कार्य अत्यधिक दायित्वपूर्ण हो गया है। इतिहास की उत्कृष्ट रचना हेतु लोकतांत्रिक समाज एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विविध विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके विषय का स्पष्टीकरण करना प्रत्येक लेखक का लक्ष्य बन गया है। इसका प्रयोग क्षेत्र एवं महत्व में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इतिहासकार का कर्तव्य न केवल समाज के विभिन्न व्यक्तियों वरन जनसाधारण की उपलब्धियों का वर्णन करना है। समस्त विश्व का एकीकरण, धर्म का समन्वय एवं आर्थिक विषमताओं का निराकरण आज इतिहास अवधारणा की प्रमुख वृत्तियां हैं। इतिहास में वैज्ञानिक विधियों के अधिकाधिक प्रयोग से इतिहास की उपादेयता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। वैज्ञानिक इतिहासकारों ने विषय वस्तु के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यही कारण है कि इतिहास की विषय वस्तु का स्वरूप भी निरंतर विकसित होता जा रहा है। सामान्य इतिहास के ज्ञान के साथ साथ विषय की दक्षता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इतिहास के भौतिकवादी, समाजशास्त्रीय, सापेक्षवादी, पर्यावरणीय एवं विश्व व्याख्या से संबंधित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इतिहास से संबंधित भौतिकवादी, समाजशास्त्री, सापेक्षवादी, पर्यावरणीय एवं विश्व अवस्था सिद्धांत का विवेचन निम्न अनुसार है। पहला, इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत। इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत मुख्यतः कार्ल मार्क्स की देन है। यह ऐतिहासिक व्याख्या में आर्थिक कारणों की उपादेयता को स्वीकार करते हैं। आज तक के सभी मानवीय इतिहासकारों या इतिहासों का यह वर्ग संघर्ष का इतिहास कहते हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या नई सभ्यता को उन क्षेत्रों में प्रारंभ होने का अवसर देती है जहां पूंजीवाद विकसित है तथा सारा ढांचा उत्पाद की बढ़ती हुई शक्तियों एवं उत्पाद के स्थिर सिद्धांतों के संघर्ष के आंतरिक तर्क पर खड़ा है। इस तरह यूरोप से निकलने वाले अधिकांश आधुनिक सिद्धांतों की तरह इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी यथास्थिति की सेवा करने वाले का एक सिद्धांत है। मार्क्स ने मानव इतिहास का वर्गीकरण 4 भागों में किया है: एशियाई, प्राचीन, सामंतशाही एवं पूंजीवादी। मार्क्स के शब्दों में इन विभागों में प्रथम का लक्ष्य सामूहिक संपत्ति का श्रम था तथा इनके प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं उद्योग थे। इसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं मिला। फिर आता है मार्क्स के अनुसार जब पूंजीवाद विकास बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब वर्ग संघर्ष में भी वृद्धि हो जाएगी। अंततः पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और साम्यवादी या फिर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार विश्व में जो भी सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक क्रांतियाँ होती हैं वे सब उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया अनुकूल विधि से न होने के कारण होती हैं। यदि समस्त उत्पादन का वितरण समुचित विधि से होता रहे और किसी को कोई परेशानी न हो तो वैसा कभी नहीं हो सकेगा। मार्क्स के अनुसार 2 राष्ट्रों के मध्य संघर्ष एवं राष्ट्रों के संगठन का मुख्य आधार आर्थिक होता है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले पूंजीपति सत्ता को प्रभावित करते हैं, साथ ही मजदूरों का शोषण करते हैं, जिससे कि वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे आर्थिक कारण निहित होता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से असहमति व्यक्त करते हुए रसेल ने लिखा है कि इतिहास की प्रत्येक घटना में आर्थिक कारण को ढूंढने का तात्पर्य इतिहास को अनैतिहासिक स्वरूप प्रदान करना होगा, किंतु रसेल का यह विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। मार्क्स की मान्यता है कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांस एवं रूस की राजक्रांतियों के पीछे भी आर्थिक कारण निहित थे। आर्थिक कारण ने ही भौगोलिक अन्वेषण को प्रोत्साहित किया था। मुगलों की बर्बरता और उनके विनाशकारी आक्रमण के
मूल में भी आर्थिक कारण निहित थे। आर्थिक कारण ही साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य प्रतिस्पर्धा का मूल कारण भी आर्थिक था। जर्मनी में हिटलर के उत्थान एवं प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी आर्थिक कारण उत्तरदायी थे। वर्तमान समाज में अपराध भी आर्थिक कारणों से प्रेरित होते हैं। विश्व की अधिकांश ऐतिहासिक घटनाओं में आर्थिक कारण ही निर्णायक रहे हैं। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्रीय इतिहास का सिद्धांत। व्यक्ति का आविर्भाव समाज के बिना संभव नहीं है। व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से संबंध होने के कारण समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का ऐतिहासिक सूत्र के रूप में विशेष अध्ययन किया जाता है। इतिहास का संबंध मनुष्य से है और क्योंकि मनुष्य का संबंध समाज से है, अतः इतिहास का संबंध समाज से भी है। राष्ट्र में कई प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं, जबकि एक ही प्रकार के समाज को अनेक राष्ट्रों में देखा जा सकता है। अतः इतिहास, समाज एवं राष्ट्र परस्पर आश्रित होते हैं। इतिहास के विकास का कारण विभिन्न युगों में समाज ही रहे हैं। रेनियर के अनुसार सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक इतिहास की कसौटी है। सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक इतिहास की कसौटी है। समाज में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। वर्तमान अवधारणा के अनुसार इतिहास गतिशील समाज की एक ऐसी कहानी है जिसका प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंध है। मैक्स वेबर प्रमुख समाजशास्त्री थे तथा मनुष्य का अध्ययन एक सामाजिक जीवन के रूप में किए जाने के पक्षधर थे। अतएव जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र है। समाज के स्वरूप, क्रमिक विकास, विचारधारा का संघर्ष, मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रगति का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है। लॉर्ड एक्टन ने भी सामाजिक दृष्टिकोण में इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता को स्वीकार किया है। टाइनवी ने लिखा है कि इतिहास का निर्माण सामाजिक अणुतत्वों से हुआ है। 20वीं शताब्दी के अधिकांश इतिहासकारों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। सामाजिक समस्याओं के प्रति चेतना ने इतिहास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। भारतीय समाज में परिवर्तन की गति अत्यंत मंद रही है, जिसके कारण सूक्ष्म निरीक्षण में कठिनाई आती है, किंतु फिर भी इतिहासकार इस दिशा में प्रयासरत हैं। इतिहास का सापेक्षवादी सिद्धांत। सापेक्षवाद का अभिप्राय प्रकृति के गुण रहस्यों को वैज्ञानिक विधा द्वारा प्रकाश में लाना होता है। इतिहास के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधा के प्रबल समर्थक काम्टे थे। इनका विश्वास था कि इस विधा के द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सकती है। सापेक्षवादियों के अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया तथा प्राकृतिक प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। सापेक्षवादी सिद्धांत के जनक प्रोटागोरस हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव सभी पदार्थों का मापदंड है। फ्रांस में टेने, जर्मनी के रांके, अमेरिका में चार्ल्स वेयर्ड एवं इंग्लैंड में बीर ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इतिहास चिंतन के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधारा का अभ्युदय हुआ है। सापेक्षवादी सिद्धांत के अन्य समर्थक इतिहासकार इस प्रकार हैं। पहला आता है अर्नेस्ट लेविश, प्रोफेसर एक्टन, टेविलियन, डार्शने, लॉन्गलाइस आदि। इतिहास का पर्यावरणीय सिद्धांत। किसी भी देश की सभ्यता वहाँ की जलवायु एवं पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। राष्ट्र उन्नति पर भी भौगोलिक स्थिति, वातावरण, पर्यावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। इतिहासकार किसी भी राष्ट्र का इतिहास लिखते समय वहाँ के निवासियों का चारित्रिक विश्लेषण का भी वर्णन करता है। व्यक्ति के शरीर की बाह्य एवं आंतरिक विशेषताओं पर पर्यावरणीय प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मार्क्स के अनुसार मनुष्यों के कार्यों का कारण भौगोलिक परिस्थिति तथा वातावरण होते हैं एवं मानवीय इतिहास से इन्हीं कारणों का परिणाम होते हैं।
मनुष्य इतिहास के निर्माण में स्वतंत्र नहीं है, अपितु प्राकृतिक एवं दैवीय शक्ति तथा पर्यावरण आदि न केवल इनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं वरन इनकी इच्छा के प्रतिकूल परिणाम देते हैं। उदाहरणतः नेपोलियन बोनापार्ट के रूसी अभियान की विफलता के कारण आकस्मिक हिमपात था। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की दोआब में कर वृद्धि की योजना के विफल होने का कारण अकाल एवं अनावृष्टि था। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में पर्यावरणीय शक्तियाँ निर्णायक रही हैं। हीगल एवं मार्क्स ने भी इस तर्क का समर्थन किया है। पर्यावरणीय विभिन्नता के आधार पर मानवीय व्यवहार एवं उनके कार्यों में भिन्नता भी स्वाभाविक है। भारत, अरब, चीन, अफ्रीका, यूरोप की पर्यावरणीय परिस्थितियों में भिन्नता के कारण मानवीय व्यवहार एवं कार्यों में भी अंतर दृष्टिगोचर होता है। इतिहास का विश्व व्याख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक उदारवादी दृष्टिकोण वाले इतिहासकार हैं। इनके समर्थकों में पॉलीबियस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इतिहास का एक ऐसा समय था जब उग्र राष्ट्रीयता के कारण विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ऐसे में इतिहासकारों ने विश्व बंधुत्ववाद को जागृत करने के उद्देश्य से विश्व इतिहास लिखने की ओर ध्यान लगाया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस दिशा में सर्वप्रथम वाल्टर रेले ने प्रयास किया। वेल्स, हीगल, स्पेंगलर, सीले, टर्नबी, वाल्टर गुड्स, गुस्टेव क्लोज, हेनरी वेर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि ने भी विश्व व्याख्या के सिद्धांत के आधार पर इतिहास की रचना की है। इस सिद्धांत के आधार पर संकुचित राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता की भावना का परित्याग करके विश्व बंधुत्व को इतिहास में सार्वभौमिक रूप प्रदान किया जा रहा है। आज राष्ट्र विशेष की समस्या को विश्व समस्या के रूप में देखा जाता है। स्पेंगलर के शब्दों में विश्व इतिहास अनंत निर्माणों एवं पुनर्निर्माण एवं जीवित शरीरों के अद्भुत उत्थान एवं पतन का चित्रपट है। मार्क्स एवं एंगेल्स के विचारों के आधार पर इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत। आधुनिक इतिहास दर्शन की प्रमुख धाराओं में ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम लिया गया है। मार्क्स एवं एंगेल्स के अभिलेखों में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को तो स्वीकार किया है, इसमें विज्ञानवाद को भौतिकवाद से विस्थापित भी किया, जो अपनी विशेषता है। भौतिकवाद का संबंध अर्थ एवं आर्थिक से है। मार्क्स ने अर्थ को ही मुख्य माना है, लेकिन इसलिए भौतिकवाद के जनक भी इन्हीं का नाम आता है। इनका यंत्रवादी भौतिकवाद यह प्रश्न करता है कि वस्तुओं में जो भी विविध प्रभाव हैं उनको एक प्रभाव में बदल दिया जाए। इसी को पद्धति मूलक भौतिकवाद कहा जाता है। डॉक्टर कोलंबी ने भारत के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की है। आज के भौतिकवादी युग में तो भौतिकवाद के महत्व को पूछना ही क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा अपने समाज एवं इतिहास की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। मार्क्स के इस सिद्धांत की विवेचना करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मार्क्स का इतिहास से क्या अभिप्राय है। मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया है। इतिहास की अवधारणा ही बदल गई है। इतिहासज्ञों के मस्तिष्क में इतिहास की जो कल्पना थी उसमें मार्क्स ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। सामान्यतः यह मान्यता रही है कि इतिहास राजाओं, सम्राटों और विशिष्ट व्यक्तियों के किसी युग विशेष में किए गए क्रियाकलाप का लेखा जोखा है। युद्ध, संधि, प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति का विकास मनुष्यों द्वारा होता है। मार्क्स ने इतिहास की इस सामान्य अवधारणा के विकल्प में इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी सिद्धांतों के आधार पर की है। मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का मुख्य सार यह है कि मानव इतिहास का निर्माण
आर्थिक दशाओं द्वारा होता है। इतिहास किन्हीं आदर्शों एवं विचारों का प्रतिफल या परिणाम नहीं होता, बल्कि इसके निर्णायक तत्व किसी युग विशेष के भौतिक साधन होते हैं। किसी युग की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति या वर्ग संघर्ष का स्वरूप आजीविका कमाने के उन साधनों पर निर्भर होता है जो उस काल के मनुष्यों को उपलब्ध होते हैं। संक्षिप्त में उत्पादन की शक्तियाँ ही इतिहास का निर्धारण करती हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास एक प्रक्रिया है जो कि अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है और वह मनुष्यों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली क्रिया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत केवल प्राकृतिक जगत में ही लागू नहीं होते, बल्कि मानव समाज का विकास भी इन्हीं नियमों के अनुसार होता है। हम सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि मानव समाज निरंतर बदलता रहता है। आज से 2000 वर्ष पहले किसी जाति का जो सामाजिक जीवन था वैसा 500 वर्ष पहले नहीं था, और जैसा 500 वर्ष पहले था वैसा आज नहीं है, बल्कि कभी कभी तो सामाजिक जीवन बड़ी तेज़ी से बदलता है और 150 वर्षों में ही क्या इसका कायापलट हो जाता है। दार्शनिकों के सामने प्रश्न यह है कि इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका क्या रहस्य है। मार्क्स ने इस सब का उत्तर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करके दिया है। मार्क्स ने द्वंद्ववादी भौतिकवाद के सिद्धांत का उपयोग करते हुए मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन घटनाओं के बारे में यह बतलाया है कि ये सभी परिवर्तन भौतिक आर्थिक कारणों से होते हैं। अंततः इसका यह सिद्धांत इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या कहलाता है। सामाजिक विकास के निश्चित नियम। इस संबंध में मार्क्स के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, जिस प्रकार प्रकृति के निश्चित नियम हैं उसी प्रकार सामाजिक विकास के भी निश्चित नियम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, ना ही मनुष्यों की इच्छाओं पर निर्भर करता है। सामाजिक विकास के नियम वस्तुगत हैं, अर्थात इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वे मनुष्यों की इच्छाओं एवं भावनाओं से स्वतंत्र हैं। भौतिक परिस्थितियाँ। दूसरा, सामाजिक विकास में भौतिक परिस्थितियाँ ही प्रधान हैं। मन, वचन, विचार, भावनाएं आदि गौण हैं। किसी समाज की जैसी भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुरूप उस समाज का सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, कानून, धर्म, नैतिकता, मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक परिस्थितियां ही सामाजिक जीवन का आधार हैं। जब इनमें परिवर्तन होता है तो संपूर्ण सामाजिक जीवन बदल जाता है। भौतिक जीवन की परिस्थितियों का निश्चितात्मक तथ्य। भौगोलिक परिवर्तन तथा जनसंख्या। अब प्रश्न यह है कि भौतिक परिस्थितियों से क्या अभिप्राय है। किसी देश की भौगोलिक दशा, जनसंख्या आदि भौतिक परिस्थितियों में सम्मिलित होती हैं, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मार्क्स ने सामाजिक विकास में इनको निर्णायक नहीं माना है। इनका कहना है कि किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियों में हजारों वर्ष तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, फिर भी सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप की भौगोलिक दशा में पिछले 1000 वर्षों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु यूरोप का समाज विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजर चुका है। भौतिक जीवन की परिस्थितियों के प्रमुख तथ्य। भौतिक मूल्य के उत्पादन की प्रणाली। मार्क्स के अनुसार उपादान ही वास्तव में भौतिक परिस्थितियां होती हैं। भौतिक परिवर्तन या भौतिक मूल्यों में परिवर्तन से अभिप्राय भोजन, वस्त्र, जूते, घर, ईंधन, औजार आदि से है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबको उत्पन्न करना होता है। इसे उत्पन्न करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भौतिक मूल्यों के उत्पादन द्वारा ही की जाती है। भौतिक मूल्यों का उत्पादन उपकरणों पर आधारित होता है। अतः मानव अपने भौतिक मूल्यों के उत्पादन के साथ साथ उत्पादन उपकरणों का भी निर्माण करता चला जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे भौतिक मूल्यों का अर्थात मनुष्य की आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, मकान आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे ही उत्पादन अनुभव अर्थात श्रमिक कुशलता में भी वृद्धि होती चली जाती है। उत्पादन उपकरण एवं उत्पादन
अनुभव एवं उत्पादन कुशलता सब मिलाकर समाज में उत्पादन शक्ति की रचना करते हैं। किंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है कि उत्पादन शक्ति, उत्पादन एवं उत्पादन की पद्धतियों का केवल एक ही पक्ष है जो मनुष्य के प्राकृतिक वस्तु एवं शक्ति के संबंध को स्पष्ट करता है। इससे ये भौतिक मूल्यों के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। अतः उत्पादन की पद्धति का पहला पक्ष मनुष्य और प्राकृतिक वस्तुओं का संबंध है। दूसरा पक्ष उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य के एक दूसरे से संबंध है, जिसे मार्क्स ने उत्पादन के संबंध की संज्ञा दी है। ये संबंध सदैव उत्पादन के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीवादी समाज में उत्पादन के उपादानों का सफल प्रयोग करने के लिए निजी संपत्ति की प्रथा और एक विशाल श्रमिक वर्ग का होना आवश्यक है। इस प्रकार उत्पादन एवं उपादान की पद्धति में समाज की उत्पादक शक्ति एवं उत्पादन संबंध दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आगे मार्क्स ने बताया है कि समाज में जो आर्थिक संबंध होते हैं उन्हीं के अनुरूप उस समाज में राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाएं, कानून, दर्शन, कला और साहित्य उठ खड़े होते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जैसी समाज की उत्पादन पद्धति होती है वैसे ही समाज और उसके विचार, सिद्धांत एवं संस्थाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में वैसे ही मनुष्य के जीवन का ढंग होता है और वैसे ही उनके विचार होते हैं। भौतिक मूल्य की उत्पादन प्रक्रिया में मानव एक दूसरे से सामाजिक संबंधों की रचना कर लेते हैं। सामाजिक संबंधों की इन संरचना का निर्माण होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यही समाज या सामाजिक व्यवस्था है। इसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स के शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य केवल प्रकृति के प्रति ही नहीं अपितु अन्य दूसरे व्यक्ति के प्रति कार्योन्मुख होता है। किसी न किसी रूप में मनुष्य आपस में सहयोग करते हुए और अपने कार्यों में पारस्परिक आदान प्रदान करते हुए उत्पादन क्रिया में लगे रहते हैं। उत्पादन कार्य में उन्हें आपस में मिलना जुलना पड़ता है और आपस में कुछ निश्चित प्रकार के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और केवल इन्हीं सामाजिक संपर्क एवं सामाजिक अंतर संबंधों के आधार पर ही उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है। परंतु किसी समाज की भौतिक परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसमें परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य नए नए औजारों का आविष्कार करते हैं और उत्पादन के नए तरीकों को अपनाते रहते हैं। अतः समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि उत्पादन के भौतिक तत्व बदल जाते हैं और उनका स्थान नए तत्व ले लेते हैं, किंतु उत्पादन के संबंध पुराने ही कायम रहते हैं। पुराने उत्पादन के संबंधों के बीच उत्पादन के नए भौतिक तत्वों का समुचित विकास नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में पुराने उत्पादन के संबंध उत्पादन के नए तरीकों के विकास में बाधा डालते हैं, अतः दोनों के बीच संघर्ष खड़ा होता है। इस बीच इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है कि पुराने उत्पादन के संबंधों को समाप्त कर ऐसे नए संबंध स्थापित किए जाएं जो उत्पादन के नए के अनुरूप हो और उनके विकास को आगे बढ़ा सकें। इसलिए सामाजिक क्रांतियां हुआ करती हैं और इस प्रकार आर्थिक ढांचे के बदलने से संपूर्ण सामाजिक अवस्था शीघ्र ही बदल जाती है। मानव इतिहास के 5 युग। मार्क्स और उनके अनुयायियों ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए उसे 5 युगों में बांटा है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, चौथा युग चल रहा है और 5वां युग अभी आना है। इन 5 का सामान्य परिचय इस प्रकार है, जैसे कि आदिम साम्यवादी युग इतिहास का सबसे प्रथम युग आदिम कालीन साम्यवादी अवस्था का युग है। इसमें उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। मानव अपना आहार प्रधान रूप से पशुओं और मछलियों आदि के शिकार से करता था। इसके लिए पहले पत्थर के तथा बाद में तांबे, कांसे, लोहे के बने हथियार, तीर कमान का प्रयोग होता था। यही उत्पादन के साधन थे। इन भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही लोगों के बीच में उत्पादन के संबंध थे और उस समय उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था, अतः समाज शोषक और शोषित वर्गों में नहीं बटा था। उस समय समाज में सर्वत्र समानता एवं साम्यवाद का साम्राज्य था।
किसी प्रकार की विषमता नहीं थी। फिर आता है दास युग। कृषि का आविष्कार हो जाने पर उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन आ गया। अब जानवरों को मारकर खाने के स्थान पर उन्हें पालने की आवश्यकता पड़ी। कृषि भूमि की अवस्था के लिए स्थायी आवास बनाने की आवश्यकता हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मानव ने कृषि भूमि, मकान, पशु आदि का संग्रहण करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास यह संपत्ति प्रचुर मात्रा में थी, उन्हें इसमें कार्य करने के लिए दासों को रखना शुरू किया। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में मालिक और दास दो वर्ग बन गए। मालिक केवल दासों के श्रम के उपभोक्ता ही नहीं थे, बल्कि दासों के जीवन पर मालिक का पूर्ण अधिकार होता था। इसमें दासों के स्वामी दासों से बड़ी निष्ठा, कठोर एवं क्रूरता से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम लेते थे। अतः इनमें प्रतिशोध एवं विरोध की भावना उत्पन्न हुई। इसे कुचलने के लिए अत्याचार के नए साधन राज्य का आविष्कार किया गया। फिर आता है सामंतवादी पद्धति का युग। इस युग के उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता है। राजा आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों को देने और सैनिक सेवा प्रदान करने की कुछ शर्तों के साथ राज्य की भूमि को अपने साथियों और सरदारों में बांट दिया करता था। ये सरदार सामंत कहलाते थे। ये सामंत उत्पादन के साधनों, विशेषकर भूमि के स्वामी होते थे। गरीब, अर्धदास, किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमि विहीन किसानों से कराया जाता था। इसके बदले उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भूमि मिलती थी। निजी संपत्ति की धारणा इस युग में प्रबल हुई और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण भी प्रायः दासत्व युग की भांति होता रहा। इन दो वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। नेक्स्ट आता है पूंजीवाद युग। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसमें उत्पादन के उपादान में आमूल परिवर्तन कर दिए गए। मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप पुराने ढंग की दस्तकारियाँ समाप्त होने लगीं और बड़ी बड़ी मिल कारखानों की स्थापना हुई। खेती के तरीके में भी परिवर्तन हुआ और बड़े बड़े खेतों पर मशीनों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खेती होने लगी। औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों के मालिक थोड़े से व्यक्ति थे, श्रमिक एवं शिल्पी, जिनके परिश्रम और कौशल से माल तैयार होता था, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित थे। अतः उद्योगपतियों ने इन्हें वेतन प्रथा के आधार पर काम में लगाना प्रारंभ कर दिया। वह वेतनभोगी वर्ग सामंतवादी युग का अर्धदास वर्ग ही था। उद्योगपति एवं व्यापारियों के हाथ में उद्योग एवं व्यापार के साधन थे। इन्होंने श्रमिकों और शिल्पियों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और लाभ से पूंजी एकत्रित करनी शुरू कर दी। पूंजी के बल पर ही इन्हें शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब राजा एवं सामंतों के ऊपर भी इस पूंजीपति वर्ग का प्रभाव हो गया। फिर आता है साम्यवादी युग। अंतिम युग साम्यवाद का था। इसमें उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। वितरण समाज के परिश्रम या लोगों के परिश्रम एवं योग्यता के अनुसार ना होकर लोगों की आवश्यकता के अनुसार होगा। समाज पूर्ण समानता का समाज होगा। यह युग किसी प्रकार के वर्ग विहीन, राज्य विहीन एवं शोषण रहित होगा। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार ये सभी सामाजिक युग परिवर्तन एवं भौतिक प्रभाव उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुए और होंगे। यही मार्क्सवादी इतिहास की भौतिक व्याख्या एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद है। आलोचनाएं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में अनेक दोष बताए जाते हैं। कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। यह सिद्धांत आर्थिक उत्पादन प्रणाली पर आधारित अधिक जोर देता है। इस कारण से यह एक पक्षीय सिद्धांत है और इतिहास पर प्रभाव डालने पर अन्य तत्वों की घोर उपेक्षा करता है। आर्थिक उत्पादन प्रणाली को सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तनों का मूल कारण मानना गलत है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक परिवर्तन की व्याख्या पूरी तरह से नहीं करता। यह सिद्धांत इतिहास में संयोगवश होने वाली घटनाओं के प्रभाव की उपेक्षा करता है। फिर आता है सापेक्षवादी सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। सापेक्षवादी सिद्धांत। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में सापेक्षवाद एक दर्शन है, जिसमें प्रकृति के गुण रहस्यों को बहुत वैज्ञानिक विधियों से प्रकाश में लाया गया है। प्राकृतिक
विज्ञान के क्षेत्र में सापेक्षवाद एक दर्शन है जिसमें प्रकृति के गुण रहस्यों को वैज्ञानिक विधियों से प्रकाश में लाया गया है। वर्तमान विज्ञान के सापेक्षवादी दर्शन में भी देश एवं काल की मौलिक एकता को स्वीकार किया गया है। लव्ज़वाय के अनुसार मनुष्य का बौद्धिक उत्तराधिकार प्रत्येक पीढ़ी के साथ बढ़ता एवं बदलता है। कोई परिभाषा या मान्यता स्थायी नहीं रहती, यद्यपि इसके द्योतक शब्द एक जैसे बने रहते हैं। सापेक्षवादी दो बातों पर अधिक बल देते हैं। एक आता है तथ्यों का संकलन और दूसरा आता है सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन। कैम्पटे ने इतिहास में सापेक्षवाद को पहले देखा था। वे मानते हैं कि वैज्ञानिक विधा द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इसी अभिप्राय से पुस्तकालय एवं और पुरातत्व संग्रहालय का महत्व बढ़ता गया है। कैम्पे ने इसी भावना में इतिहास को समाजशास्त्र तक कह डाला है। सापेक्षवादी यह मानते हैं कि इतिहास में सत्य अन्वेषण के लिए इन्हें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग आवश्यक है। महान विचारक प्रोटागोरस ने सर्वप्रथम सापेक्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसे सापेक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षवादी सिद्धांत के आधार पर ज्ञानवाद, विज्ञानवाद एवं इतिहासवाद का खंडन किया है। प्रत्यक्षवाद के जनक रांके ने वैज्ञानिक विधाओं से अतीत संबंधी ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का सराहनीय प्रयास किया है, परंतु सापेक्षवादी सिद्धांत के अस्तित्व में आने के पश्चात अब रांके का यह प्रयास भ्रांतिमूलक प्रतीत होता है। 20वीं शताब्दी के कतिपय विचारकों का ध्यान सापेक्षवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बेकर, एडम स्कॉफ, मार्विक एवं कार्ल बियड जैसे महान इतिहासकारों ने सापेक्षवाद का गहन अध्ययन करके ऐतिहासिक गवेषणा के क्षेत्र में एक नवीन प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। सापेक्षवाद के जनक प्रोटागोरस का जन्म यूनान के अंडेरा में हुआ था, जिनका जीवन काल 481 बीसी से 411 बीसी के बीच रहा है। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एथेंस को चयन किया। इन्होंने एथेंस अनेक दार्शनिकों एवं विचारकों की कर्मभूमि रही है। इनकी प्रमुख रचनाओं में ईश्वर, ऑन द गॉड्स, गणित, ऑन मैथमेटिक्स एंड विषयों की मूल अवस्था, ऑन द ओरिजिन स्टेज ऑफ थिंग्स है। प्रोटागोरस के सापेक्षवादी दर्शन का अभिप्राय यह सिद्ध करता है कि मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। यदि ऐसा है तो इस परिस्थितियों में सार्वभौमिक नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नैतिक नियमों का आधार परंपरा एवं रीति रिवाज होते हैं। परंपराएं परिवर्तनशील हैं, ऐसे में सार्वभौमिक नैतिक नियमों की कल्पना निराधार है। मानव को सभी पदार्थों का मापदंड मानते हुए सापेक्षवादियों में निम्नलिखित आधारों पर ज्ञानवाद, विज्ञानवाद एवं इतिहासवाद की आलोचना की गई है। पहले आता है ज्ञानवाद। ज्ञानवादी दर्शकों के द्वारा सर्वाधिक बल सत्य की खोज पर दिया गया है। आदि शंकराचार्य के अनुसार परम ही सत्य है और इसे एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। अन्य बुद्धिजीवी दर्शकों के अनुसार भी समस्त जगत चेतना है, क्योंकि परम चेतना ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यही सत्य और सत्य का प्रतिबिंब है। सापेक्षवादियों के अनुसार अनंत सत्य केवल एक भ्रांति है। सत्य का स्वरूप सापेक्ष है, इसे जानना कठिन है। सापेक्षवादियों का मानना है कि जिस प्रकार पीलिया के रोगी को सभी चीज़ें पीली नज़र आती हैं, उसी प्रकार समाजवादियों को या सापेक्षवादियों को हर स्थान पर सत्य नज़र आता है। सापेक्षवादी सिद्धांत के अनुसार सत्य आत्म केंद्रित है। सत्य वही है जिसकी अनुभूति हम स्वयं करते हैं। अन्य लोगों के लिए सत्य का स्वरूप भिन्न हो सकता है। इस प्रकार सत्य विषयगत न होकर आत्मगत होता है। आत्मगत सत्य का स्वरूप सार्वभौमिक कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञानवादियों का परम सत्य की अवधारणा भ्रांतिमूलक है। ज्ञानवाद या विज्ञानवाद, ज्ञानवाद हो गया, अब आता है विज्ञानवाद। प्लेटो के अनुसार विज्ञान ही विश्व का मूल कारण है। इसी प्रकार अरस्तु के विज्ञानवाद की धारणा के अनुसार विज्ञान
नित्य, शाश्वत, सामान्य, सार्वभौमिक, स्वतंत्र, अपरिणामी एवं निरपेक्ष है। विज्ञान सभी वस्तुओं का कारण होते हुए भी अकारण एवं सभी वस्तुओं का आधार होते हुए भी निराधार है। विज्ञानवाद की यह धारणा की सापेक्षवादियों ने आलोचना की है। सापेक्षवादी सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के सभी तथ्य गतिशील एवं परिवर्तनशील हैं। इस आधार पर कुछ भी सत्य, नित्य, शाश्वत, निरपेक्ष एवं सार्वभौमिक नहीं है। सापेक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में विज्ञानवाद पर प्रकाश डालते हुए लैंगलायस एवं चार्ल्स सेनोवास ने लिखा है, सभी वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता पूर्व अवलोकन, संशोधन, समसामयिकी होनी चाहिए। वैज्ञानिक यह दावा नहीं करते कि उनका निष्कर्ष शाश्वत है। वह आशा नहीं करते कि उनकी उपलब्धियों का अध्ययन भावी पीढ़ी ना करे। वैज्ञानिक चाहता है कि उसके शोध में संशोधन होता रहे और जो ज्ञान कोश की अभिवृद्धि करे। इस प्रकार वैज्ञानिकों के परिश्रम ने भावी पीढ़ी के शोधकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार सापेक्षवादी विचारकों की अवधारणा में गतिशीलता एवं परिवर्तन विज्ञान का अपरिहार्य तत्व है। इतिहासवाद वैज्ञानिक उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप इतिहासकारों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि यदि इतिहास में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से अतीत संबंधी अर्थात ज्ञान के लिए इतिहास की उपादेयता में सिद्ध होगी। यह सिद्ध होगी। फ्रांस में टेने, जर्मनी में रांके, अमेरिका में चार्ल्स वेयर्ड एवं इंग्लैंड में ब्यूरे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों का एकमात्र अभिप्राय अतीत के यथार्थ प्रत्यक्षीकरण को सार्वभौमिक रूप प्रदान करना है। इसे विज्ञान की भांति सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त हो। अर्नेस्ट लेविश ने फ्रांस के इतिहास का संपादन वैज्ञानिक विधाओं के आधार पर किया। प्रोफेसर एक्टन ने कैम्ब्रिज आधुनिक इतिहास को वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत कर एक सर्वमान्य इतिहास प्रस्तुत किया जो कि सभी के लिए ग्राह्य हो सके। डाल्सेन का इंसाइक्लोपीडिया भी रांके के इतिहास की पुष्टि करता है। लैंगलायस एवं चार्ल्स सेनोवास की रचना इंट्रोडक्शंस टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सापेक्षवादियों ने इतिहासवाद की कटु आलोचना एवं प्रत्यक्षवादी अवधारणा पर कठोरतम प्रहार किया है। इन्होंने हीगल, कोर्चे एवं रांके, मास्क, कलिंगवुड की अवधारणाओं के खोखलेपन को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। इतिहासवाद का अभिप्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैचारिक एवं आचार शास्त्र से संबंधित अध्ययन होता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन ही सापेक्षवाद है। विद्वानों ने प्रत्येक युग में सामाजिक रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुसार इतिहास लेखन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इन्होंने भी सापेक्षवादी अवधारणा की पुष्टि होती है। कुछ भी या कोई भी इतिहासकार स्वयं को समसामयिकवाद के प्रभावों से मुक्त नहीं कर सकता। युग नाड़ी को पहचान कर इतिहास की गति एवं प्रवाह के अनुरूप इनकी उपलब्धियों के द्वारा ही महापुरुषों ने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया है। अतः समसामयिकवाद के परिवेश में इतिहासवाद का परिवर्तन स्वरूप सापेक्षवाद है। इस प्रकार सापेक्षवादियों ने ज्ञानवाद, विज्ञानवाद, इतिहासवाद संबंधी सत्य की अवधारणा को अस्वीकृत किया है। ऐतिहासिक तथ्य और सापेक्षवाद सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार इतिहासकार केवल उन्हीं तथ्यों का चयन या संकलन करता है जिन तथ्यों ने अतीत की घटनाओं को प्रभावित किया है और तथा जो इसके वर्णन को सरल सुबोध बना सकें। इस प्रकार चयन एवं परित्याग की प्रक्रिया के कारण जो भी तथ्य निष्पक्ष होता है, ऐतिहासिक तथ्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए रिटोल्ड कुला
ने लिखा है, प्रत्येक तथ्य का संकलन एवं चयन समाज संबंधी ज्ञान और उनकी प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार की कसौटियों द्वारा अनेक शताब्दियों से सुरक्षित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अतः इतिहास ज्ञान में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति करता है, परंतु सापेक्षवादियों ने तथ्यों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। इनके अनुसार इतिहासकार द्वारा चयनित एवं संकलित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास व्यक्तिगत रुचि एवं सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। ऐसे में इतिहास की प्रामाणिकता एवं यथार्थता संदिग्ध होती है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एवं सापेक्षवाद। इतिहासकार अपनी रचना में शोध, संकलन, अतीत संबंधी अनेक तथ्यों को एकत्रित कर एक सूत्र में श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयास करता है, किंतु कोई भी इतिहासकार अपनी परिकल्पना रचना में वस्तुनिष्ठता का दावा नहीं कर सकता, यद्यपि यह ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयासरत रहता है। एडम स्मिथ के अनुसार वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय निष्पक्षता एवं न्याय का सामान्य मूल्य होता है। एक मनुष्य के रूप में इतिहासकार एक परिवार, समाज, जाति, धर्म का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वह कितना भी निष्पक्ष होने का प्रयास क्यों न करे, परंतु स्वयं को इन प्रभावों से मुक्त नहीं कर सकता। समाज के प्रतिनिधियों के रूप में वह अपनी रचनाओं में समसामयिक आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस प्रकार वह अपने लेखन को सामाजिक प्रभावों से स्वतंत्र नहीं रख सकता। सापेक्षवादियों का मानना है कि इस आधार पर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का निरपेक्ष स्वरूप संभव नहीं है। नैतिक न्याय और सापेक्षवाद। परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर आश्रित होने के कारण नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता संभव नहीं है। सामाजिक परंपराओं के साथ साथ नैतिक नियम भी परिवर्तित होते रहते हैं। इतिहास में नैतिक न्याय के प्रबल समर्थक वाटरफील्ड एवं एक्टन रहे हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में इतिहास लेखन की एक नवीन प्रवृत्ति का अभ्युदय हुआ है, जिसका अभिप्राय समसामयिक समाज को नैतिक शिक्षा प्रदान करना था। इस क्षेत्र में इंग्लैंड के दार्शनिकों जॉन लॉक, स्पिनोजा एवं से आदि का विशेष योगदान रहा है। सापेक्षवादियों के अनुसार नैतिकता का आदर्श सार्वभौमिक नहीं हो सकता। विभिन्न समाज में नैतिकता की अवधारणा भिन्न भिन्न होती है। नैतिक नियमों के संबंध में इतिहासकार निरपेक्ष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सामाजिक मूल्य और सापेक्षवाद। सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक समाज के सामाजिक मूल्य दूसरे समाज के सामाजिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। इतिहासकार सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। सापेक्षवादियों के मान्यता अनुसार सामाजिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता के कारण इतिहास को ऐतिहासिक व्याख्या में इन मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहिए। सापेक्षवादी विचारकों ने कार्ल मार्क्स की इतिहास संबंधी आर्थिक व्याख्या को भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वह आर्थिक व्याख्या विशेष समाज के संदर्भ में की गई है, अतः इसकी सार्वभौमिक मान्यता नहीं हो सकती। अमेरिका, यूरोप के अनेक विद्वानों ने भी इस आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांत की कटु आलोचना प्रस्तुत की है। यही नहीं, सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहास में स्पष्टीकरण, व्याख्या एवं मूल्यांकन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। इतिहास अध्ययन में सापेक्षवादी सिद्धांत ने एक नवीन चेतना को जागृत किया है और इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वीकार करना चाहिए। सापेक्षवादी सिद्धांत का मूल्यांकन। सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार यदि मानव जाति के अध्ययन के लिए मनुष्य ही समुचित साधन है, तो सभी मनुष्यों के दृष्टिकोण में समानता का अभाव अपरिहार्य है। परिणाम स्वरूप इतिहास में निष्पक्ष या निरपेक्ष ज्ञान अर्थात नहीं, अपितु एक स्वप्नलौकिक कल्पना है। कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री लेखन संबंधी योजना की पूर्व संध्या पर विद्वानों के बीच एक्टन ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारे वाटरकू का विवरण ऐसा हो कि
फ्रेंच, डच, जर्मन एवं इंग्लिश विद्वान एक मत से स्वीकार करें। आज हम एक्टन के प्रशंसनीय उत्कृष्ट विचार का सम्मान एवं स्वागत करते हैं। इस उच्च कोटि के सराहनीय प्रयासों के बावजूद इस महान विद्वान का उत्कृष्ट आदर्श भावी पीढ़ी के इतिहासकारों का मार्गदर्शन करने में असफल रहा, क्योंकि जातिगत रुचि एवं संघर्ष, संस्कार, व्यक्तिगत स्वार्थ ने इनकी रचना को सदैव प्रभावित किया है। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासवाद में निरपेक्ष ज्ञान की कल्पना एक महान भूल है। सापेक्षवादियों द्वारा इतिहास की कटु आलोचना का यही आधार है। इतिहास अपने युग की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही इतिहास लेखन करता है। इस आधार पर इतिहास के स्वरूप में विभिन्नता अपरिहार्य है। अतः कहा जा सकता है कि समसामयिकवाद स्वयं ही सापेक्षवाद होता है। कार्ल वेकर के अनुसार जो समसामयिकवाद से असंतुष्ट हैं उसका अतीत से असंतुष्ट होना अपरिहार्य है। सापेक्षवादियों ने रेखे की निष्पक्षता एवं नैतिक न्याय से संबंधित प्रत्यक्षवादी अवधारणा को भी स्वीकार नहीं किया है। प्रत्येक युग का इतिहास विषयवादी होने के कारण सापेक्षवादी होता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इतिहास का स्वरूप पूर्णतः यथार्थ, प्रामाणिक, निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इतिहासवाद का स्वरूप पूर्णतः सापेक्षवादी है। इसके साथ हमारी आज की 3rd यूनिट कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इससे रिलेटेड 4th यूनिट। तो तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।